ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियोज्ञान एजुकेशन। आज हम भारत के एक बहुत ही अनूठे और महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र थार मरुस्थल या भारत के महान मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह भारत का महान मरुस्थल विश्व का सबसे जीवंत रेगिस्तान है। थार मरुस्थल की वैश्विक पहचान है कि वह विश्व का सबसे बड़ा 7वें नंबर का मरुस्थल है और यह उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में 90 नंबर पर आता है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व के जितने भी मरुस्थल है उन सबसे ज्यादा 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है इस मरुस्थल में। यानी दुनिया में जितने भी मरुस्थल है उन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मिलता है थार के मरुस्थल में। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जितने भी मरुस्थल है दुनिया में उन सबसे ज्यादा जैव विविधता थार के मरुस्थल में पाई जाती है। यहाँ सभी प्रकार के वन्य जीव, पक्षी, पादप सभी प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में थार मरुस्थल का विस्तार और क्षेत्रीय वितरण। थार मरुस्थल लगभग भारत के 85% भाग पर फैला हुआ है, जबकि शेष 15% भाग पर पाकिस्तान में स्थित है। और भारत में भी सबसे अधिक थार का मरुस्थल 58% भाग राजस्थान में पाया जाता है और 6% भाग पंजाब में और 6% भाग हरियाणा में पाया जाता है और शेष भाग गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में पाया जाता है। थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में पाया जाता है, राजस्थान में। थार का मरुस्थल लगभग राजस्थान में 61.11% भाग पर फैला हुआ है। थार मरुस्थल के मुख्य आंकड़े इस प्रकार है। ये राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यह लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है। थार मरुस्थल की भौतिक स्थिति और जलवायु किस प्रकार की है? तो थार मरुस्थल की जो ऊंचाई सामर्थ्य है वो 200 से 300 मीटर होती है। यहाँ जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की पाई जाती है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और यहाँ वर्षा 5 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। थार मरुस्थल की मिट्टी की प्रकृति बलुई और रेतीली है। थार मरुस्थल की जो उत्पत्ति हुई थी वो 33 सागर के अवशेषों से हुई थी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार थार का जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष है। इसके जो हमें प्रमाण मिले हैं वो खारी पानी की झीलें जैसे सांबा झील, डिडवाना झील और आंतरिक प्रवाह की खारी झीलें इसके प्रमाण हैं। अवसादी जो चट्टानें हैं वह इस क्षेत्र में पाई जाती है। अवसादी चट्टानें और समुद्री जीवाश्म भी इस 33 सागर के अवशेष के प्रमाण हैं। थार मरुस्थल के जीवाश्म, खनिज और भूगर्भिक महत्व भी है। यहाँ अमूल्य प्रकार के भूगर्भिक भंडार स्थित हैं। जीवाश्म जो कुलधरा के जैसलमेर में व्हेल मछली के जो 18 करोड़ वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं जो इस प्रकार के हैं। खनिज में हमें यहाँ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लिग्नाइट कोयला जैसे ऊर्जा खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत दिखाई देता है। थार मरुस्थल में आकालूट फॉसिल पार्क स्थित है। यह एक समय का शिलालेख है जहां 1800 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के जीवाश्म है जो भूगर्भिक परिवर्तनों के कारण पत्थर में बदल गए हैं। यानी इस प्रकार की लकड़ी मिलेगी जो 1800 करोड़ वर्ष में वो पत्थर बन गई है। यह एक जुरासिक काल को दर्शाते हैं कि कभी घने जंगल रहे होंगे। थार मरुस्थल का जो स्लोप है वो सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसी कारण से लूनी नदी इसी दिशा में बहती है। थार मरुस्थल के उत्तरी भाग का ढाल इस प्रकार है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, जैसे कि घग्गर नदी के पर्वत क्षेत्र से हमें पता चलता है। थार मरुस्थल का वर्गीकरण इस प्रकार है। पहले तो उसे सूक्ष्म मरुस्थल में बांटा गया है और सेकंड उसे अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटा गया है। उसका बांटने का आधार है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वह शुष्क व अर्धशुष्क भागों में थार मरुस्थल को बांटती है। सूक्ष्म मरुस्थल 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं और अर्धशुष्क क्षेत्र जो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है जहां स्टेपी प्रकार की वनस्पति और कृषि की संभावनाएं है। अब हम शुष्क मरुस्थल के बारे में देखते हैं। शुष्क मरुस्थल जो क्षेत्र होता है वो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र होता है जिसे इर्ग कहा जाता है। यह एक प्रकार का रेत का महासागर होता है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं और रेत के टीलों से ढका होता है, इसे ही इर्ग कहा जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और दर्शनीय जो भूभाग है वो विशाल गतिशील बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में ये प्रमुख रूप से मिलते हैं।
अब थार के मरुस्थल में जो भाग है वहां बालू का युक्त क्षेत्र भी मिलता है जिसे हम हमादा कहते हैं। यह एक प्रकार का पथरीला मरुस्थल है। इस मरुस्थल में रेत के टीले नहीं पाए जाते, बल्कि यह एक पथरीला मरुस्थल और बंजर भूमि है जिसे हमादा कहा जाता है। यह क्षेत्र हमें जैसलमेर के पोखरण में, बाड़मेर के बालोतरा में, फलोदी में पाया जाता है। और यह जो क्षेत्र है वो सौर ऊर्जा के लिए एक आदर्श क्षेत्र है। हमादा और इर्ग के बीच एक कंडीशन बनती है रेत की, उसे बोलते हैं मिश्रित मरुस्थल, और यहाँ सौर ऊर्जा की अच्छी संभावनाएं हैं। रेत एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल होता है जिसमें अर्ग और हमादा दोनों गुण पाए जाते हैं। इसे ही रेत कहते हैं। ये जैसलमेर के पोखरण में, मोहनगढ़ क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ सौर ऊर्जा के बड़े बड़े हब लगे हुए हैं। हमादा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बंजर भूमि है और सौर विकिरण भी अधिक आती है। इस कारण से यहाँ भारत के बड़े बड़े सौर ऊर्जा हब बनाए गए हैं, जैसे बड़ला जो फलोदी में है, सोलर पार्क इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार के सोलर पार्क बनाए गए हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो बालू का स्तूप रेत के निक्षेप होते हैं जो अस्थायी होते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में धोरे भी कहा जाता है, क्योंकि पवन रेत को उड़ा के एक जगह इकट्ठा कर देती है और कुछ समय बाद फिर पवन चलती है, वो रेत एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर चल जाती है। इसलिए ये अस्थायी हैं और इधर से उधर प्रवाहित होते रहते हैं। पवन के 3 प्रमुख कार्य होते हैं: अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय चट्टानों का टूटना, अपर्दन रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ना, और निक्षेप रेत का जमा होना जिससे रेत के टीले बनते हैं। बरखान जो स्तूप होते हैं वो सबसे गतिशील होते हैं। इनकी जो आकृति वो अर्धचंद्राकार होती है। ये मरुस्थल के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार होते हैं। यह प्रति वर्ष 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ते हैं। पुराने और बड़े हो चुके बरखानों को मेल में कहा जाता है। बरखान का जो वितरण है वो शेखावटी क्षेत्र में मिलता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में मिलता है। यह पवन की दिशकोण पर बनते हैं और इन्हें अनुप्रस्थ स्तूप भी कहा जाता है। जो सबसे बड़ा जो बरखान होता है वो ओरी यार्ड कहा जाता है, सीप या अनुदैर्ध्य स्तूप। यह एक रेत की तलवार की तरह होते हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य इसलिए कहा जाता है कि पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। जब बरखान की एक भुजा हवा के कारण आगे बढ़ जाती है तो वह स्वीप स्तूप में बदल जाती है, जिसकी आकृति सींग या तलवार के जैसी होती है। यह जो बरखान है हमें जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में लगभग 100 किलोमीटर तक लंबे मिलते हैं। अनुप्रस्थ और धैर्यन प्रकार के बरखान हमें जैसलमेर में सर्वाधिक मिलते हैं, और धैर्यन है वो जैसलमेर में सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं। यह लहरदार और बालू का स्तूप धैर्यन कहलाते हैं। यह पर्यटन का मुख्य आकर्षक होते हैं। यह एक प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का टीले होते हैं जो पवन की दिशा के समकोण पर 90 डिग्री पर बनते हैं। पैराबोलिक और शब्द काफिज नेबखा। पैराबोलिक जो बरखान होता है उसकी आकृति हेयर पिन के आकार जैसी होती है, और इसी बरखान की आकृति यू आकार की भी होती है। यह बरखान वहां बनता है जहां कुछ वनस्पति मौजूद होती है, उसके चारों तरफ रेत के टीले इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसकी आकृति यू आकार की बनती है। सब्र काफिज और नेबका ये झाड़ी और घास के आसपास रेत के जमा होने से बनता है। यह रेत के छोटे टीले होते हैं जो झाड़ी और घास के चारों ओर बनते हैं। थार मरुस्थल में फोग, कुमट, बुजई जैसी झाड़ियां होती है। इसके इर्द गिर्द अक्सर नेबखा टीले बनते रहते हैं। यह पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये मिट्टी को स्थिर रखते हैं। स्थानीय वितरण और तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप हमें जैसलमेर में पाया जाता है, और इसके अलावा जोधपुर में भी इसका विस्तार है। इसके बनने का कारण यह होता है कि हवा की दिशा निश्चित नहीं होती, चारों तरफ से हवा आती है, तब तारे का निर्माण होता है। इस प्रकार के बरखान को तारानुमा बरखान कहते हैं। ये मोहनगढ़ के जैसलमेर में और सूरतगढ़ गंगानगर में पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल का विभाजन, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच है। इसमें 4 भाग हैं:
पहला भाग है गग्गर बेसिन, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं। सेकंड भाग है शेखावटी प्रदेश, जिसमें चूरू सीकर झुंझुनू आते हैं। तीसरा भाग है नागौर उच्चभूमि, जिसमें नागौर का क्षेत्र आता है। और चौथा भाग है लूनी बेसिन, जिसमें जालौर पाली बाड़मेर क्षेत्र आता है। गग्गर बेसिन और शेखावटी क्षेत्र। गग्गर बेसिन को नाली भी कहा जाता है। गग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली या बग्गी कहा जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। शेखावटी के क्षेत्र को बागड़ भी कहा जाता है। यहाँ घास के मैदान, जिन्हें बीड़ कहा जाता है, जल संरक्षण के कारण इन्हें जोहड़, कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। कांतली नदी यहाँ की प्रमुख आंतरिक प्रवाह की नदी है। नागौर उच्चभूमि और फ्लोराइट, इसे खारा प्रदेश भी कहा जाता है। नागौर उच्चभूमि में लवणीय झीलें हैं, जैसे डिडवाना, कुचामन। इसके लिए प्रसिद्ध है क्योंकि 33 सागर का अवशेष है, इसलिए यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती है। यहाँ का जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे यहाँ के व्यक्ति गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जूकर नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है। फ्लोराइड वाला जो क्षेत्र है वो कुबड़ पट्टी के नाम से विख्यात है। जायल, जो नागौर से पुष्कर अजमेर के बीच 50 किलोमीटर लंबी पट्टी को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। यह जायल नागौर से और पुष्कर अजमेर के बीच फैली हुई है। यहाँ के जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है, जबकि सुरक्षित जो सीमा है 1.5 ppm होती है। तो ये उससे बहुत ही अधिक है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को जूकर रोग, शारीरिक विकृति वाला रोग हो जाता है। अब हम लूनी बेसिन के बारे में देखते हैं, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। लूनी नदी गोडवाड़ प्रदेश की एक जीवन रेखा है और ये पाली जालौर का क्षेत्र है, उसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। जालौर में जो लूनी नदी के बाढ़ का क्षेत्र है वो नेहड़ कहा जाता है। यहाँ पर 7 प्रकार की घास पाई जाती है, जो पशुओं के लिए पौष्टिक चारा होती है और जो मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। यहाँ सेवक्स कृषि भी प्रचलित है। जल संसाधन प्याला, रन, टाट, यह सारी के सारी मरुस्थल की अस्थायी झीलें होती है। प्याला झीलों को स्थानीय रूप से रन या टाट भी कहा जाता है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाई गई अस्थायी खारे पानी की झीलें होती हैं और यह पानी के जमा होने से बनती है और वाष्पीकरण के बाद पानी के सूख जाने से यहाँ नमक की एक पपड़ी जमी रह जाती है, जिसके उदाहरण में पोखरन का रन जो जैसलमेर में है, थोब रन जो बालोतरा में है और बाप रन जो फलोदी में है। खड़ीन एक प्रकार की पद्धति है जो जल संरक्षण की पद्धति कहलाती है। खड़ीन की प्रक्रिया को 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित किया गया था। यह तकनीक जल संरक्षण और कृषि की एक अनूठी पारंपरिक तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक जैसलमेर में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें मेड़ बनाकर वर्षा के जल को रोका जाता है। पानी सूखने के बाद नम्र भूमि पर रबी की फसलें उगाई जाती है, जिसमें चना मुख्य रूप से बोया जाता है। लाठी सीरीज और चांदल नलकूप। चांदल नलकूप को थार का घड़ा भी कहते हैं। जहां इस मरुस्थल में सभी जगह खारे पानी की झीलें पाई जाती, वहीं एक चांदल नलकूप जिसमें पानी मीठा होता है। ये जो क्षेत्र है वो लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जो मोहनगढ़ से स्टार्ट होकर पोखरण जैसलमेर तक फैला हुआ है। लगभग 80 किलोमीटर भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है। माना जाता है कि जो ये लाठी सीरीज की जो पट्टी है सरस्वती नदी के भूगर्भिक अवशेषों का रूप है। चांदल नलकूप को थार का घड़ा भी कहा जाता है। मरुस्थलीकरण का फैलाव। मरुस्थलीकरण का अर्थ होता है कि उपजाऊ भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में बदलना। थार मरुस्थल का फैलाव पश्चिम से पूर्व की ओर हरियाणा, पंजाब, यूपी की ओर हो रहा है। इसका जो प्रमुख कारण है वो वनोन्मूलन यानी पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अति पशुचारण, पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और अवैज्ञानिक कृषि, पारंपरिक कृषि का अभाव आदि इसके कारण है, जिसे मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है और उपजाऊ जमीन मरुस्थल में बदल रही है। इस मरुस्थल की रोकथाम के लिए निम्न संस्थाएं काम कर रही है। पहली संस्था है काजरी,
इसकी स्थापना 1959 जोधपुर में स्थापित की गई थी। इसका पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था है और दूसरे कार्यक्रम में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं जिससे मरुस्थल की रोकथाम हो सके और कृषि की नवीन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है और ऐसी फसलों को उगाया जा रहा है जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे जोजोबा और कैक्टस पार्क आदि कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वीडियो में हमने मरुस्थल के बारे में जितनी भी विशेषताएं थी वो सारी पढ़ ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।